गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। डालें हेडिंग, डालें टॉपिक का नाम, सिलेबस देख लो आप लोग। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बता देता हूँ। ये आप लोग का ओबी है, ठीक है, आईबी इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर आप लोग का यूनिट नंबर 3 में कराऊंगा, 4th मैंने करा दी थी, 3rd कराऊंगा। इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग कैसे भी हिसाब लगा लो, एक क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ का पक्का है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ अगर आपने करिए, वैसे तो सारे ही करेंगे, अपन डब्ल्यूटीओ करिए मतलब 20 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको स्टार्ट करने से पहले वापस आते हैं इस वर्ड पे, डब्ल्यूटीओ पे। अब देखो, डब्ल्यूटीओ को स्टार्ट करने से पहले आप लोग याद करो, मैंने 4th यूनिट करा दिया आपको। 4th यूनिट पे एक वर्ड था वर्ल्ड बैंक, दूसरा वर्ड क्या था बोलो, IMF, और तीसरा वर्ड साथ में लिख लो भैया, डब्ल्यूटीओ। अब बच्चे कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अरे भाई याद करो, जब मैंने फर्स्ट आपको 4th यूनिट करवाया था, तब मैंने बताया था कि 1930 में क्या हुआ था बोलो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन का मतलब ये है, जबरदस्त डाउनफॉल हुआ था, सारी कंट्रीज खत्म, सारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो गया था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया था, बैंकरप्ट हो गई थी, स्टॉक मार्केट कॉलेप्स हो गई थी। तो उस केस में मान के चलो कि कंट्री खत्म हो गई थी, मतलब सारी कंट्रियां ऐसी हो गई थी कि अब वो उनका फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सब खत्म हो गया। तो उनको जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, वर्ल्ड बैंक की और IMF की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया। क्यों लोन लिया, जिससे कि वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कर सके वापस, ठीक है, धीरे धीरे करके वो पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल कर सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके, कंट्री को वापस क्या करना है, ग्रो करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, यही काम था। अब भैया जब कंट्री ग्रो होगी तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी तो होगा। एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी नहीं करेगी, आप कुछ इंपोर्ट करोगे, कुछ एक्सपोर्ट करोगे, बहुत सी चीजें आपके पास हैं, फॉरेन कंट्री में नहीं है, तुमको जरूरत है। आज अगर बात करते हैं, केले हो रहे हैं 500 रुपए किलो, कहां पर बोल रहा हूं मैं आपको, 500 रुपीज, कहां पर, पाकिस्तान में। अंगूर हो रहे हैं 1600 रुपए किलो। टमाटर यहां पर आपको मिल जाएंगे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। सड़ रहे हैं टमाटर यहाँ इंडिया में। अरे तो यहां सड़ा रहे हो, उसकी जगह पाकिस्तानी को दो, वो अच्छा पैसा देंगे आपको। बट इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर चल रहा है, तो अगर बैरियर होगा तो आपके पास जो चीज है वो आप फॉरेन में नहीं बेच सकते, फॉरेन वाला आपको नहीं बेच सकता। तो सबसे पहले IMF और वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, जिससे उन्होंने अपनी कंट्री को वापस से खड़ा किया। फिर वो उपजाने लग गए, चीजें आने, उनके खान में से सामान निकलने लग गया, उनकी जमीनों में से सामान निकलने लग गया, उनकी खेती होने लग गई। अब उनको खेती को क्या करना है, वो जो सामान खरीदा है उनके पास आ गया, उसको क्या करना है, फॉरेन कंट्री को बेचना है। उसके लिए किसने हेल्प किया,
अब प्रॉब्लम क्या थी, WTO का जन्म क्यों हुआ मैं बताता हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म क्यों हुआ, ये कहता था बाउंड्री लेस ट्रेड, ये कहता था ग्लोबलाइजेशन। क्या वर्ड बोल रहा है ये, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके माल बेच सकती है और खरीद सकती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। साथ ही साथ क्या होगा, ऐसा करने से दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा। आपके पास सरप्लस में कोई चीज है, आप सामने वाले को बेच दो, उसके पास कोई चीज सरप्लस में पड़ी है, सड़ रही है उसके पास, वो आपको बेचेगा, दोनों को क्या होगा, इससे फायदा होगा। इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करने के लिए WTO को लाया गया। WTO से पहले एक वर्ड था गेट, क्या था भैया, जनरल एक्सेप्टेबल, आपका था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अब सुनना भाई, गेट और WTO क्या था, WTO इज एडवांस वर्जन ऑफ गेट। सबसे पहले गेट आया, अब क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, मैंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट की प्रॉब्लम आई, मैंने पेमेंट देने से मना कर दिया, फिर मैं कहता हूं इंपोर्ट ड्यूटी मैं नहीं भरूंगा, वहां से ट्रांसपोर्टेशन आप करो, तो मतलब बहुत नाटक होने शुरू हो गए। अब WTO ये बात समझ गया, गेट ये बात समझ गया था कि ऐसे तो इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके रूल्स ही नहीं है कुछ। तो फिर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। वो कौन बनाया सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, किसने बनाया, WTO ने बनाया? नहीं, WTO से पहले किसने बनाए थे, ये गेट ने बनाए। और गेट ने बनाने के बाद में जो जो प्रॉब्लम्स आई, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके किया, क्या बनाया गया बोलो उसका, WTO। तो WTO इज एन एडवांस वर्जन ऑफ गेट। जो चीजें गेट WTO में गेट में नहीं थी, उन चीजों को और इंक्लूड किया गया इसके अंदर। घुमा फिरा के बस इतना सा बता रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसकी जरूरत पड़ी, बाउंड्री लेस ट्रेड के लिए इसकी जरूरत पड़ी, ग्लोबलाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ी। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? हल्का हल्का सा देख लो भैया, WTO 1930 में डिप्रेशन आया, 1945 में WTO स्टार्ट हो गया। देखो दिखाई देगा आपको, कब स्टार्ट हुआ बोलो, ये 1945 में स्टार्ट हुआ, दिखाई दे रहा है आपको। अब जब 1945 में इसको स्टार्ट किया, तो यहां पे जाना आपको दिखाई देगा इसके अंदर, सुनो भाई सुनो, यहां पर आपको मिलेगा एक एग्रीमेंट हुआ था। ये कहां हुआ था एग्रीमेंट बोलो, जिनीवा में। कब हुआ था, 1945 में इसकी नींव रख दी गई थी, फिर सारी मेंबर कंट्रीज गई, उन्होंने क्या किया, इस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने सबने वहां जाके साइन करके आ गए। साइन करने के बाद जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको ये बोल दिया गया कि आप अपनी बाउंड्री खोल दो, आप अपने बॉर्डर्स खोल दो, कोई भी कंट्री का आदमी आपके यहाँ पे माल बेच सकता है, और आप जाके किसी भी कंट्री में माल बेच सकते हो जिन ने क्या किया था, एग्रीमेंट पे साइन किया था। ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट के लिए तो आप तैयार हो, जब सामने वाला इंपोर्ट करने आया तो आप मना कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको बाउंड्रीज खोलनी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर फिर गेट थोड़े दिन बाद में एबॉलिश हो गया, और उसके बाद में कौन आ गया बोलो, WTO। और ये कब आया, 1995 में। तो भाई यहां पर WTO से पहले क्या आया, गेट आया। गेट कब आया था बोलो, यहाँ पे 1945 में आया था, बट यहाँ देखो, यहाँ पे द फॉरवर्ड यहाँ दिखाई देगा, इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट इन अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रीज इन जिनीवा साइन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1947 में गेट आया, सारे के सारे 23 कंट्रियों ने सिग्नेचर किया, और सारी कंट्री रेडी हो गई, ठीक है हम गेट के क्या मानेंगे बोलो, रूल्स मानेंगे, और गेट के रूल मान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बाद में गेट पे आनी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो फिर उसके बाद में जिनीवा में एक मीटिंग और हुई। पहले ये हुई थी, जिनीवा में मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग भी जिनीवा में हुई थी, फिर वापस जिनीवा में मीटिंग हुआ 12 दिसंबर, और उसके बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, WTO में कन्वर्ट। चलो अभी अपन चलेंगे आगे, 2 मिनट रुक जाओ, वापस बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो। दिसंबर 1995 में मीटिंग हुई, उसके बाद में गेट में, उसके बाद में WTO आया, तो ये रीजन में 1995 में कैसा, क्या चीज देखना, और मीटिंग हुई दिसंबर 12 में 1995 में, मीटिंग नहीं हुई, अरे मीटिंग नहीं हुई, वो तो पॉइंट देख रहा क्या, वो नया चालू हुआ ऑन दिसंबर 12 1995, बहुत सालों की बात हो रही है, बात कहाँ जा रहे हो तुम। 1995 की बात समझ रहे हो, आजादी के 50 साल बाद हुआ है WTO तो अब आया है, 1995 तो अभी चल रहे हैं। चलो अब छोड़ दो उसको। अब सुनो, इस पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब पढ़े अपन ने, वापस आऊंगा मैं, पढ़े कब पढ़े थे अपन, यूनिट नंबर 4 में पढ़े थे। सबसे पहले आप देख लो डिफरेंस, देख लो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। इधर देखो भैया, ये जो था ना गेट, इसके अंदर क्या था, ये खाली गुड्स पे ट्रेड करता था, गुड्स के लिए, ट्रेड ऑन, फोकस ऑन द ट्रेड ऑन गुड्स। तो इसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो गुड्स के लिए बनाए थे, ठीक है। यहां पर ये था गुड्स प्लस सर्विसेज। तो भाई WTO और गेट में इतना डिफरेंस हो गया, दिस इज रिलेटेड टू गुड्स एंड दिस इज रिलेटेड टू गुड्स एंड, इधर आ जाओ,
गेट हैज लेस पावर। यही प्रॉब्लम थी भैया, गेट के पास में कोई भी अगर डिस्प्यूट हो गया, किसी ने पैसा नहीं दिया, कुछ और इश्यूज हो गए, कुछ भी नाटक हो जाता था, तो गेट के पास पावर ही नहीं थी, तो वो सॉल्यूशन ही नहीं आते थे, वो जो सॉल्यूशन थे कभी क्लियर नहीं हुए। इसलिए गेट समझ गई कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा नहीं, तो गेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डब्ल्यूटीओ के पास पावर्स अच्छी थी, वो जो भी डिस्प्यूट्स होते ना, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, उनको क्विकली क्या कर देती थी, वो सेटल कर देती। अब डिस्प्यूट का मतलब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, अब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और कुछ इश्यू बन गए, वो कहता है मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा। अरे तो पेमेंट नहीं करेगा, मेंबर तो तू गेट का है ना, तो वो लोग आएंगे बीच में, क्योंकि तुम सिग्नेचर करके आए, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए थे उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो बीच में आके उसको क्या करवाएगा, वो सॉल्व करवाएगा। इधर से आ जाओ भैया, द टाइम ऑफ होल्डिंग द सेशन इज नॉट प्री प्लान्ड। अब ये सेशंस क्या होते हैं भाई, आज मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस कंट्री में, वहां जाके साइन करके आ रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका क्या है कि गेट बन तो गया, बट उसमें जो अपडेट्स करने हैं, जो चेंजेस करने हैं, उसके लिए सारी कंट्री को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाना पड़ता है, और जाके उसमें नए नए रूल्स या ऑप्शंस आते हैं, उनको दोबारा सिग्नेचर करना पड़ता है। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं था, कोई मीटिंग लेनी है नहीं लेनी है, प्लान ही नहीं थी। यहाँ क्या था, WTO इज अ प्लान्ड सेशन, इसके सेशंस प्लान्ड हैं और हेल्ड इन एवरी 2 ईयर, 2-2 साल में इनकी मीटिंग्स होती। वहां मीटिंग में जाएंगे, नए रूल्स आएंगे, वो सबको बताए जाएंगे और फिर वापस से दोबारा सिग्नेचर कराया जाएगा। तो WTO प्लान्ड चलता था, गेट प्लान्ड नहीं था। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ की मीटिंग्स प्लान्ड नहीं थी, यहाँ पे मीटिंग प्लान्ड है। आगे देखो भैया, गेट की जो साइज थी ना, स्मॉल थी, यहाँ पे जो इसको कंट्रोल करता था डायरेक्टर जनरल, बहुत लिमिटेड लोग थे। तो इससे क्या है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम बड़ा है, लोग कम होंगे, तो हर चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया, WTO बनाया गया, डिवाइड द लेवल्स इन अ लार्ज साइज। आप समझो, लार्ज साइज जो गेट और WTO बढ़ तो गया था, पर उसको बढ़ाने के बाद में इसके लेवल्स बनाए गए, एम्प्लॉइज बढ़ा दिए गए। एम्प्लॉइज बढ़ा के हायरार्की बन जाती है ना, टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, तो हायरार्की यहाँ नहीं थी, और यहाँ पे क्या बन गई उसकी, बोलो, हायरार्की बन गई, अलग अलग लेवल्स पे इसको डिवाइड कर दिया। गेट डिड नॉट हैव मच एम्फसाइसिस ऑन, इनका फुल फॉर्म लिख लो भैया, ट्रिप, TRIP, TRIP फुल फॉर्म लिख लो, ट्रेड रिलेटेड, ट्रिम का लिख लो पहले, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ट्रिप, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। और इसका लिखो, ट्रिप का लिखो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इनको मतलब ही नहीं है, ट्रिप से इसको कोई मतलब नहीं था गेट को, डू नॉट एम्फसाइज, ट्रिप इज गिवन अ स्पेशल एम्फसाइज। WTO उन पे ज्यादा ध्यान दे भाई, जो एग्रीमेंट्स थे, जो रूल्स थे, उन पे ध्यान तो दो। तो ट्रिम और ट्रेड और ट्रिप जो रूल्स है, इन रूल्स पे गेट ध्यान नहीं देता था, ध्यान देता था। हाँ भाई चलो, ये तो लिख सकते हो, बोलो कोई डाउट है तो बोलो। ये गुड्स पे ध्यान देता था, ये गुड सर्विसेज पे ध्यान देता था। हाँ भाई बोलो बोलो, ये डिस्प्यूट सेटल नहीं कर पाता था, पावर ही नहीं थी इसके पास डिस्प्यूट सेटल क्विकली कर देता है। इधर से आ जाओ भैया, यहाँ कोई प्रॉपर सेशन ही नहीं होते थे, यहाँ हर 2 साल में सेशन होते हैं। इधर से आ जाओ, यहाँ पर बहुत साइज स्मॉल थी, मतलब वैसे साइज बड़ी थी, बट लेवल्स में हायरार्की नहीं थी इसके पास प्रॉपर हायरार्की थी। ये ट्रिप दोनों पे ध्यान नहीं देता है, और ये दोनों पे ध्यान देता है। अब सुनो देखो, एक बात बताता हूं, एक बार इसको छोड़ देते हैं, एक बार सुनो, WTO क्यों आया, एक बार सोचो क्यों आया WTO। एक बात बताओ, जब एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी तो कंट्री ग्रो करेगी। आपके पास जो सामान एक्सेस पड़ा है वो वेस्ट हो रहा है, उसको जब बेचोगे तो पैसा आएगा, आप ग्रो करोगे। धीरे धीरे आपकी कंट्री में लोग आके फैक्ट्री खोलेंगे, तो आपकी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब इंप्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो लोग उससे सामान खरीदेंगे, घर बनाएंगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहां की कंट्री स्टेबल हो जाएगी, वहां की कंट्री के लोगों के पास पैसा होगा, जॉब्स रहेंगी, सब अच्छा होगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। और अगर मान लो किसी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ा है, फॉरेन से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, फॉरेन के लोग आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो भैया उस कंट्री में खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो अभी ऐप लाइव हो रहा है, पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे। क्यों पड़ रहे? फॉरेन की कोई कंट्री, वहां पे फॉरेन का कोई बंदा आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ा है। तो कंक्लूजन ये है कि उनकी जो चीजें वहां पर बनती है बहुत लिमिटेड बनती है,
तो उनके लिए कॉस्टली पड़ रही है, तो सब चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वहां पे। इधर आ जाओ भैया, अब सुनो ऑब्जेक्टिव देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, बताओ, बोलो बोलो। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, इंप्रूव द मेंबर नेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि वहां लोगों के पास जॉब आएगी, और जॉब आएगी तो लोगों का क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। देखते जाओ, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वहां फैक्ट्री खुलेगी भैया, आप चाहते हो आपकी कंट्री में फैक्ट्री खुले, आपकी कंट्री में फैक्ट्रीज खुलेगी तो आप लोग को ऑफिसेस खुलेंगे, आपको भी जॉब मिलेगी। अरे समझ में, एनकरेज ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंश्योर एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले आप प्रोडक्शन करते थे लिमिटेड, अब आप पूरी दुनिया में माल बेच रहे हो। हेल्प किसने की पूरी दुनिया में माल बेचने के लिए, डब्ल्यूटीओ ने। एग्रीमेंट किससे किया आपने, डब्ल्यूटीओ से। तो 23 कंट्री में एक साथ माल बेच सकते हो, और जब आप माल बेचोगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो ट्रेड एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, बोलो, इंक्रीज हो जाएंगी। अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा, और देख लो, और मिलेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। और देखना यहाँ पे दिखाई देगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड स्टेबल डेवलपमेंट। अब दूसरा क्या होता है, जब आप फॉरेन कंट्री में माल बेचते हो ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इलीगल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट पॉलिथीन बना के आप फॉरेन में बेच रहे हो, ठीक है। ऐसी चीजें बेचो जो अगर वेस्ट होने के बाद में कहीं डंप भी करे तो वो खत्म हो जाए, पॉलिथीन नहीं बने। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। द प्रोवाइड, फिर देखो, और देखो क्या होगा इससे, द प्रोवाइड द प्रॉपर मार्केट शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इज ग्रोथ इन इंटरनेशनल। जो कंट्रीज एकदम खत्म है, बस उन कंट्री के पास में उनकी जमीन में सामान ऐसा निकलता है जो और किसी के पास नहीं है। आप समझ रहे हो, वो जब खनिज पदार्थ निकालते हैं तो ऐसे पदार्थ निकलते हैं उनके पास में जिनकी मार्केट में क्या है, वैल्यू है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड बंद है उनका, तो उनका कौन खरीदेगा माल। तो इसीलिए क्या है, जो कंट्रीज एकदम खत्म है इंटरनेशनल ट्रेड होने से, वो कंट्री भी क्या करने लगी, बोलो, ग्रो करने लगी। बोलो क्या ऑब्जेक्टिव है, बताओ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा आपका। एनवायरमेंटल काम ऐसे करोगे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, और जो कंट्रीज खत्म हो गई उन कंट्रीज को भी आप क्या करोगे, डेवलप कर दोगे। अब सुनो, द अबव ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग गेट, ये सारे ऑब्जेक्टिव गेट में थे, बट डब्ल्यूटीओ इंक्लूड सम अदर ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव है भैया। तो वैसे तो गेट और डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव तो कॉमन ही है, बट और क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो, एनकरेज द ट्रेड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ गया ना ऊपर। ट्रेड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ट्रेड, क्योंकि फॉरेन कंट्री में माल बेचोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका। मेक श्योर द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल, ध्यान से पढ़ना, रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड यूज बेस्ट पॉसिबल। और दुनिया में रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अच्छे से यूटिलाइज होंगे। अब बच्चे बोले कैसे कहना चाहते हो, अरे आप खाली टमाटर ही टमाटर बनाते हो, बल्क में बनते हैं, सड़ते हैं आपके यहाँ पे वो टमाटर, अरे बेचो ना, अलग अलग कंट्री में उनको टमाटर चाहिए। आप समझ में कहना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज आपकी कंट्री में वेस्ट हो रहे हैं उनको दूसरी कंट्री में बेच दो, आप कमा जाओगे, उससे यूटिलाइज हो जाएंगे वो। अगर आप देखें, ताइवान चिप बनाती है, आप लोग जितने मेमोरी कार्ड्स या जहां भी वॉशिंग मशीन, सेल फोन से लेके कार तक में वो चिप लगती है, उस चिप का जो रॉ मटेरियल है ना बनाने के लिए, वो ताइवान में मिलता है। मेमोरी कार्ड वाली जो ब्लैक कलर की चिप बनती है ना, वो खाली ताइवान ही बनाता है। अब ताइवान की जमीन में निकलता है वो। अब ताइवान कहता है मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करूंगा, तो चिप बना बना के क्या करेगा, अपनी कंट्री में कितनी कार चला लेगा वो। और हर कंट्री को चिप की क्या है, जरूरत है। क्या बोलेंगे, बोलो उसको क्या बोलेंगे अपन, बताओ। बेस्ट पॉसिबल भी, आपके पास जो सामान है ना उसको दुनिया को बेचो, ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा। आगे पढ़ना लिखा है, इंक्लूड द फिलॉसफी ऑफ डेवलपिंग अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स और प्रोटेक्शन एनवायरमेंट। अभी नहीं, टाइम नहीं, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ भेज दो सब। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, रुको रुको, टाइम वेस्ट मत करो, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है भैया। सुनो वापस आते हैं, डब्ल्यूटीओ कब आया, बोलो 1945, 1947 में आया था ना डब्ल्यूटीओ। 1930 और 45 में प्रॉब्लम्स आ गए, डिप्रेशन आ गया, उसके बाद डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ, ठीक है। डब्ल्यूटीओ मतलब गेट का। उसके बाद में 1995 में कौन आया, डब्ल्यूटीओ आया। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए सारे, क्लियर। अब सुनो, देखो पता है, अब यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना भैया, ये टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। इस टॉपिक के अंदर अगर अपन देखें ना,
तो एक तो वर्ड आ गया WTO, कोई दिक्कत नहीं है WTO में। अब उसके बाद में पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई, यूनिट नंबर 4 अपन ने कवर कर ली है, उसमें IMF आया था, वर्ल्ड बैंक आया था, तो वही चीजें वापस आई। तो फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कंट्री के डेवलपमेंट किए, उसमें एक तो कौन था रोल करने वाला, कौन रोल प्ले कर रहा था, दूसरा रोल किसने प्ले किया, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक को भी दो पार्ट में ब्रेक करते, याद करो, एक तो है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सा था बोलो, एक था आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये थे ना दो अलग अलग थे, तो एक तो ये हो गया नंबर 1 और ये क्या हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आपको पता है, मैं क्या बताऊं आपको, 4th यूनिट आप करके बैठे हो, तो इसको यूनिट से करने से पहले 4th यूनिट, वर्ल्ड बैंक ने सारी कंट्रीज को बुलाया, मेंबर बनाया, रूल्स अपने चलाए और बोला ले जाओ लोन, लोन दिया मार्केट रेट पे, ठीक है। क्यों दिया, जिससे कि वो कंट्री वॉर की बात खत्म हो गई, इसको वापस से क्या करना है, डेवलप करना है। उसको दो पार्ट में ब्रेक किया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का मेन काम ये था कि भैया मेंबर कंट्री को लोन दो मार्केट रेट पे, प्रॉफिट तो कमाओ ही कमाओ, साथ के साथ उस कंट्री का क्या कर दो, डेवलपमेंट कर दो। जब लोन मिलेगा तो कंट्री अपने आप ही क्या होगी, डेवलप होगी। IDA का काम ये था कि लोन तो देती थी बट बहुत खत्म कंट्री है, पैसा ही नहीं है, रो रही है वो कंट्री, तो उसको बोले ठीक है तू ले ले, तू ब्याज कम दे दे। मतलब जहां पर LDC बोलते हैं इसको, LDC, जिसको लोअर डेवलप कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को लोन देने का काम था, और यहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम होती थी, प्रॉफिट मोटिव तो था बट कम था, और यहाँ इसके अंदर प्रॉफिट मोटिव ज्यादा था। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, सब करा चुका हूं मैं, अंदर जाऊंगा नहीं इसके, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। IBRD IDA के अलावा भी तो और भी थे वो MIGA वगैरह लिख सकते हो, सब डाल सकते हो इसके अंदर। अब सुनो, यहां से अपन पहले आ जाते हैं IMF पे। IMF का फुल फॉर्म क्या था बोलो। अब सुनो, दोनों में डिफरेंस बताता हूं मैं, इन दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस था, यादें पढ़ा था अपन ने। वर्ल्ड बैंक का पता है क्या काम था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उस कंट्री को वापस से खड़ा करना है। क्या काम था इसका वर्ल्ड बैंक का, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो कंट्री वॉर के बाद खत्म हो गई, इस कंट्री को वापस से खड़ा करना है, ये किसका काम था। अब जो IMF है ना, IMF का काम क्या था, IMF ये चाहती है दो कंट्री की करेंसी स्टेबल रहे। अगर कंट्री की करेंसी स्टेबल रहेगी ना, तो उस कंट्री में लोग ट्रेड करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड। तो IMF कहीं ना कहीं WTO का हेल्प करता था। IMF का काम था कि भैया वर्ल्ड ट्रेड बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, कंट्री की करेंसी स्टेबल रहे। उसके बाद में देखो, रिड्यूस पॉवर्टी दिखाई दे रहा है आपको, प्रमोट हाई इंप्लॉयमेंट, स्टेबल इकोनॉमी, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाना है, ठीक है, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, गरीबी कम करनी है, पॉवर्टी कम करनी है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी, ठीक है भैया, हो गया। IBRD को बताने की जरूरत नहीं है भैया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक का पार्ट था, वही सारे काम ये करता था। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या। चलो इधर से आ जाओ, इसको और देख लो, क्या था बोलो, एशियन। तो अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करता हूं, ये भी वही थे, बैंक्स थे, इनका काम भी यहां से पढ़ना। एशियन डेवलपमेंट असिस्ट अ मेंबर एंड द पार्टनर बाय प्रोवाइडिंग द लोन, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रांटिंग द इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट द सोशल इनकम डेवलपमेंट। तो ADB का भी काम यही था कि जो भी मेंबर कंट्री होगी हम उनको लोन देंगे, लोन देने से क्या होगा कि वो कंट्री अपने आप को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। तो उनको क्या एक तरीके से इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उनके पार्टनर बन जाएंगे, हम उनके हिस्सेदार बन जाएंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे अपनी कंट्री को क्या कर सके, डेवलप कर। घुमा फिरा के आप देखो ना, तो सबका कॉमन ही ऑब्जेक्टिव। इधर से आ जाओ भैया, IBRD हो ही गया, इधर से आ जाओ, मिल गया आपका, क्या है नेक्स्ट पॉइंट बोलना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसमें भी भैया ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना सारी की सारी, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, देखो दिखाई देगा आपको उसका। ये कब हुई थी बोलो, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बोलो, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, और ऑफिस लोकेटेड कहाँ पे बोलो, न्यूयॉर्क, और ठीक है। द पार्ट ऑफ इसका क्या है, रिपोर्ट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू द अदर मेंबर कंट्रीज और लीडरशिप। मतलब घुमा फिरा के इसका भी यही काम था कि पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, किस किस को कितना लोन दिया, कैसे चल रहा है, कंट्री में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम उसको क्या करेंगे बोलो, और लोन प्रोवाइड करेंगे, सारा काम था। बोलो भाई, क्या फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समझ में आया, क्या क्या नाम है बोलो, WTO, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट कर देना, एक IBRD कर देना और एक IDA कर देना, ये भी डाल देना इसमें, और एक ADA डाल देना,
और एक ये वाला और डाल देना लास्ट वाला। कौन सा? IMF तो हो ही गया। IMF के अलावा एक ये लास्ट पॉइंट ये वाला UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बोलो क्या यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ। अब सुनो, अब देखो एक बात बताता हूं, एक बार ऐसा करो, प्रिंसिपल्स पे बाद में आते हैं, पहले फंक्शंस देख लेते हैं। या प्रिंसिपल देख लो, फंक्शंस अपने आप हो जाएंगे। देखिए WTO क्यों बनाया, वापस आता हूं मैं, वापस आओ। WTO क्यों बनाया था बताओ? ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करने, हर कंट्री में ट्रेड हो सके। जो मेंबर है, जो मेंबर ही नहीं है, जिसको मतलब ही नहीं है, बोले तू मर, हमको कोई मतलब नहीं है, पर तू मेंबर बन रहा है तो हम तेरा हेल्प करेंगे। तो एक बात बताओ, इससे वो कहना क्या चाहता है? उससे ये कहना चाहता है कि याद है गांधी जी क्या बोले थे? जला दो सारे कपड़े, स्वदेशी अपनाओ। तो अगर ये स्वदेशी अपनाओ वाली कॉन्सेप्ट है मान लो किसी कंट्री की, तो वहां जाके सिग्नेचर नहीं करेगा वो, WTO में सिग्नेचर करके नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा? मैं नहीं खरीदता फॉरेन का माल, फॉरेन की कंपनी को मैं नहीं आने दूंगा अंदर, मैं मेरा माल बनाऊंगा, मैं खुश रहूंगा उससे। तो वो WTO में क्या नहीं करके आएगा? बोलो, सिग्नेचर वो करेगा जो इंपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो अगर इंडिया किसी चीज को बना रही है और फॉरेन से अगर कोई कंपनी आके वही प्रोडक्ट बेच रही है, तो आपकी क्या हो गई? बोलो, कंपटीशन। तो कंपटीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको अगर आप WTO में हो तो WTO के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि चाहे आप गुड्स इंपोर्ट करो चाहे गुड्स बना लो, दोनों को इक्वल मानोगे। फॉरेन से कोई बंदा आपके यहां पे आ रहा है या आप फॉरेन जा रहे हो, तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं काला अलग होगा गोरा अलग होगा, जो पहले होता था। आप समझ रहे हो? सबके लिए रूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसे बोलते हैं ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ट्रेड सबके लिए बराबर होगा, सारी कंट्री कॉमन होगी, सब कंट्रीज के रूल बराबर चलेंगे, सब लोगों के लिए रूल्स बराबर चलेंगे, सब लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट वाले गुड्स को एक्सपोर्ट वाले गुड्स को बराबर मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भैया फॉरेन का माल है, अलाउ नहीं करूंगा, मैं इसको आने नहीं दूंगा, मैं तो मेरा माल बेचूंगा, मेरा माल खरीदूंगा। इधर आ जाओ, पढ़ना पढ़ना क्या लिखा है? मोस्ट फेवरेबल नेशन ट्रीट ऑल अदर पीपल इक्वल। समझ में आया? सब लोगों को क्या मानना है? बोलो, इक्वल मानना है। देखो ध्यान से पढ़ना, यहां लिखा है सेम रूल्स फॉर ऑल द मेंबर ऑफ WTO। WTO में जितने भी मेंबर्स है ना, सबके लिए रूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। देखो यहां पे दिखाई देगा, वेयर द कंट्री रिच, चाहे वो पैसे वाली हो चाहे पुअर हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। यहां पे दिखाई देगा डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिच पुअर वीक स्ट्रांग, इस पे नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन। सारी की सारी मेंबर कंट्री, देखो यहां से देखो, ट्रीट द मेंबर कंट्रीज इक्वली, सबको क्या ट्रीट करना है? बोलो, ये प्रिंसिपल था इसका। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे दे देगा सेम ट्रीटमेंट टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। समझे नहीं? पाकिस्तान पैसा मांगने गया तो उसकी शर्तें अलग कर दी, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी है। अब कोई पैसे वाला आदमी पैसा मांगने गया तो उसके लिए शर्त अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉमन शर्त होगी। अरे वीक स्ट्रांग और रिच पुअर में फर्क होता है। कोई कोई जो गरीब आदमी भी स्ट्रांग हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। बम बम तो है ही ना, स्ट्रांग तो है ही, वैसे गरीब है। पैसे तो गरीब और बम है पाकिस्तान के पास में भैया। बड़ो बम में ही पैसा खर्च किया उसने, तभी तो हालत खराब हो गई। उसने पैसा जितना भी फॉरेन से मिला ना, बम बना लिया उसको, पता नहीं क्या बम में क्या करेगा उस बम का। अब इधर आ जाओ, सुनो सुनो, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। आप प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखो क्या लिखा, पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेशनल ट्रीटमेंट। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि भैया डोमेस्टिक गुड्स इक्वल टू फॉरेन गुड्स। नेशनल ट्रीटमेंट कहता है कि सारे के सारे गुड्स कॉमन होंगे। पढ़ दो, ट्रीटिंग फॉरेन इक्वल टू लोकल, द गुड्स एंड सर्विसेज आइदर इंपोर्ट और प्रोड्यूस इन डोमेस्टिकली, चाहे मैं फॉरेन से मंगाऊं चाहे मैं बनाऊं, हैव ट्रीटेड इक्वली। अगर मैंने स्वदेशी वाला कॉन्सेप्ट ला दिया, भले फॉरेन वालों को जला देंगे, फॉरेन गुड्स अपन काम में नहीं लेंगे, हम तो इंडिया के गुड्स ही बनाएंगे, स्वदेशी अपनाओ, अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो WTO उसको मेंबर कंट्री नहीं बनाएगी। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? द फॉरेनर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ सेम एज वेल एज अ डोमेस्टिक गुड्स। फॉरेन के गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स को क्या मानना है आपको? सेम मानना है। फिर एक और पॉइंट आता है भैया, ये मिसप्रिंटिंग है, ये है फ्री ट्रेड। क्या है बोलो? फ्री ट्रेड का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्री लेस ट्रेड। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके माल खरीद सकती है और
बेच सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर कोई भी वो नहीं होगा भाई, ये तरीका नहीं है। भाई क्या होता है, आपको अपनी कंट्री डेवलप करनी है, तो कंट्री को डेवलप करने का तरीका है कि आप है ना एक्सपोर्ट करो, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना फॉरेन करेंसी आएगा और आपकी कंट्री ग्रो करेगी। इंपोर्ट बंद कर दो, तो इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते आप, इंपोर्ट भी आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अरे समझ में, पढ़ो, द फ्री ट्रेड एनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, WTO एम इज टू प्रमोट द फ्री ट्रेड, द मोस्ट कॉमनली मेथड टू एनकरेज फ्री ट्रेड बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दो सारे। ठीक है, दीज बैरियर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, कोटास, इंपोर्ट बैंस। तो भैया फॉरेन से माल आ रहा है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे बहुत ज्यादा उस पर, अगर बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दोगे इंडिया में महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं उस माल, तो फॉरेन वाले को तो लॉस हो गया ना। तो आपके बैन्स कम होने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबके लिए क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। ऑल दीज बैरियर्स आर अ लोअर ग्रेजुअल एंड अ पॉजिटिव लिबरलाइजेशन, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा। बोलो नहीं, पूरा नहीं, कुछ कुछ लगाएंगे वो, जिससे कि वो एक कंट्री के गुड्स को दूसरी कंट्री के बराबर ले आते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, पूछ रहे हो, इतना जाना नहीं है मेरे को आगे, वो बताए तो हायाबुसा बाइक आती है, सुना है ना ये नाम? इंडिया में कितने की बताओ? 18 लाख की, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कौन बनाता है इस बाइक को? सुजुकी कंपनी बनाती है। तो सुजुकी कंपनी ने इस बाइक को बनाया, 18 लाख की बाइक है इंडिया में। वही बाइक जापान में मिल रही है कितने की? 7 लाख रुपए की। येन चलता है जापान में, क्या चलता है बोलो? येन। येन को जब मैंने रुपए बनाया और खरीद ली उस बाइक को, अब आप जापान में चला लो जितनी चलानी है, इंडिया नहीं ला सकते उसको। अगर आपको इंडिया लानी होगी तो इंडिया लाओगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, और इंडिया आते आते कितनी की जाएगी वो? आ रहा है समझ में? इसे क्या बोलेंगे बोलो? इसे बोलेंगे फ्री ट्रेड। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वर्ड दिखा देगा, बोलो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अरे सारी चीजें क्लियर रखो भैया, फ्रॉड नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। हर कंट्री के लिए रूल सेम होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। देखो, मेक द ट्रेडिंग एंड अ ट्रांसपेरेंट मल्टीनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना सबके लिए क्या रहना चाहिए बोलो? सेम रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इंट्रोड्यूस बाय WTO मेंबर कंट्री। जो भी मेंबर कंट्री उनके लिए सब कुछ क्लियर होगा, हिडन नहीं होना चाहिए। रूल्स पे सिग्नेचर करा लिया, बाद में नए रूल्स निकाल दिए, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। बिल्कुल सही है, फेयर कंपटीशन तो आने ही आने। जब फॉरेन के लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया के अंदर जब वो प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो कंपटीशन तो बढ़े। भाई पहले अगर आप देखें, पापा से पूछना, प्रिया स्कूटर आता था बजाज का, एक सिंगल स्कूटर था जो टेढ़ा करके चलाते थे, किक मार के चलाते थे, वो गियर वाला, वो अकेला स्कूटर था। बजाज स्कूटर की बुकिंग होती थी 1.5 से 2 साल की। आज आप पूरा पैसा एडवांस जमा करा दो, 2 साल बाद आपको स्कूटर मिलता था। BSNL अकेला था, BSNL में पूरा पैसा जमा करा दो, लैंडलाइन फोन लगेगा, पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटते, मेरे लैंडलाइन फोन लग गया, और पूरी कॉलोनी के फोन आपके घर पे आते। क्या बोलेंगे इसको? बोलो मोनोपोली। जब 1991 में लिबरलाइजेशन आया, उससे पहले था नाटक ये, उसके बाद में फॉरेन कंपनी को इनवाइट किया गया, और जैसे इनवाइट किया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इतनी कंपनी इंडिया में आ गई कि भयंकर क्या हो गया बोलो? कंपटीशन। BSNL के बाद में एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बन गया इससे? कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रमोट फेयर कंपटीशन। तो WTO चाहता है कि फॉरेन से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो कंपटीशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। एनकरेज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भाई सीधी सी बात है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भैया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एनकरेज द फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। दिखाई दे रहा है? इसमें क्या होगा भाई? इसके अंदर फैसिलिटेट हेल्प इन डेवलपिंग द कंट्रीज, हर तरीके से कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? अब मैं अगर फंक्शंस पढ़ूं ना तो खाली पॉइंट पढ़ूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल ही फंक्शन बनने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन देखो, हेल्प इन डेवलपिंग एंड ट्रांजिशन इकोनॉमी। मतलब कहने का मतलब है कि इकोनॉमी का क्या करना है बोलो? ग्रो करना है। इकोनॉमी का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। जो कंट्रीज खत्म है, जिस कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज को सबको क्या करना है? इंटरनेशनल ट्रेड देकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा के उसको क्या करना है? डेवलप करना है। फिर आता है स्पेशलिस्ट हेल्प फॉर एक्सपोर्ट। अब पता है यहां पर क्या है? WTO आपको स्पेशलिस्ट दे देती है। आपको एक्सपोर्ट नहीं करना था, इंपोर्ट नहीं करना था, आपकी कंट्री में प्रॉब्लम्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, तो वो स्पेशलिस्ट उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको समझाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, प्रमोट
एक्सपोर्ट बाय डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज डेवलपिंग है ना, डेवलप कंट्रीज यूएस है, ठीक है, डेवलपिंग इंडिया है, और अंडर डेवलप पाकिस्तान है। अंडर डेवलप है जहां डेवलपमेंट के कोई चांसेस ही नहीं है। अंडर डेवलप मतलब जहां डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं है। डेवलपिंग मतलब डेवलपमेंट होगा। कल न्यूज आई ना भैया, कल न्यूज आ गई, पाकिस्तान के जितने भी नेता है वो सब भागने वाले हैं छोड़ के, लंदन जा रहे हैं सब। तो फिर तो अंडर डेवलपिंग डेवलपिंग भी बताओ, तो अंडर डेवलप पूरी भैया, कंडीशन बहुत खराब। वहां के लोग अभी वहां चल रहा है वो क्या, रोजा चल रहा है भाई, रोजा में आटे के लिए मर रहे हैं वो भाई। फ्रूट से तो खोल नहीं सकते, फ्रूट्स तो महंगे, पानी से रोजा खुल रहा है, बताओ कंडीशन देख रहे हो आप। तो ये कंडीशन उनके लोगों ने कर दी, मतलब उनके जो है ना क्या बोलते हैं, नेताओं ने हाल कर दिया, खा गए पूरी कंट्री को, खा गए वो लोग। इधर आ जाओ, टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो भाई सीधी सी बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए एक्सपर्ट भी दे देते हैं, स्पेशलिस्ट आदमी दे देंगे आपको, जो आपको समझाएगा, इन्फॉर्म करेगा कैसे सारा काम करना है। बोलो कोई डाउट, क्लियर हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपन। डब्ल्यूटीओ देखो दिखाई देगा आपको, डब्ल्यूटीओ है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल सही करे भैया। डब्ल्यूटीओ ने पता है किस किस का हेल्प किया, मतलब कौन कौन था इसमें, वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था, इन्होंने पॉलिसीज बनाई, सारी कंट्रीज को बुलाया और बुला के साइन करवा लिए। तो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस बने, ठीक है। टेकिंग इंफॉर्मेशन, डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, जो जो मेंबर कंट्रीज है उनका पूरा सर्वे करवाएगा, सर्वे करवा के डेटा इकट्ठा करेगा, उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि कितना लोन और चाहिए, इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो पता लगेगी। गिव द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, और भाई जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसमें जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है पब्लिक को देगा, और पब्लिक को देने से पब्लिक भी प्लानिंग करेगी और आगे क्या करना है, गवर्नमेंट भी प्लान करती है, सबको पता लगेगा उसके बारे में। एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। बोलो यहाँ तो विदाउट क्या हो गया। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताना मेरे को, यहाँ पे दिखाई देगा इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, दिखाई दे रहा है आपको। तो पॉजिटिव इंपैक्ट था भाई, डब्ल्यूटीओ से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे ना तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, और जब मान लो लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा लोगे आप, भाई इन्होंने तो बोल दिया फ्री ट्रेड, अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के लिए सामान ही नहीं था उनके पास, तो उनकी इकोनॉमी डाउन चलेगी। तो मतलब डब्ल्यूटीओ ने जो चीज बोली है उसको एक लिमिट में यूज करो आप। अगर आपने इसको अनलिमिटेड यूज करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट आपका कम हो गया, तो आपकी कंट्री डाउन चली जाएगी, तो इसलिए मंदी आ जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप प्लान करके चलो, जितना इंपोर्ट करे उतना ही क्या करो आप, एक्सपोर्ट करो। इधर आ जाओ भैया, पहला पॉइंट देखो, पढ़ूंगा नहीं मैं, अंदर क्या लिखा है बोलो, प्रमोटिंग इंटरनेशनल। जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो कभी लड़ती नहीं है वो, क्योंकि दोनों कंट्री को उससे फायदा होता है, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, तो इकोनॉमिकल पीस तो आएगी ना, इंटरनेशनल पीस, पीस मतलब शांति, आप समझ रहे हो। दो कंट्रीज आपस में कभी लड़ेगी नहीं तो शांति तो आएगी आएगी। फिर आगे देखो, देखो, रूल्स मेक लाइफ इजियर एंड ऑल। डब्ल्यूटीओ ने रूल्स बनाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए सबके रूल्स बने हुए थे, इससे लाइफ इजी हो गई, नाटक ही नहीं होते, लड़ाइयां ही नहीं होती, नहीं तो रोज नए नए प्रॉब्लम्स आती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को प्रॉब्लम आ रही थी। जब रूल्स फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लिविंग, दिखाई दे रहा है आपको। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, जब वो डब्ल्यूटीओ के साथ सिग्नेचर करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी, तो भैया वहां पे फैक्ट्रीज खुलनी शुरू होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो खर्चे लोगों की क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, मतलब महंगाई कम हो जाएगी वहां पे। टू प्रोवाइड मोर चॉइस फॉर द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया से माल मिल रहा है आपको, आगे चॉइस बढ़ गई, क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। टू रेज द लेवल ऑफ इनकम एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, आप सोच रहे हो, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तो कह रहा हूं मैं इतनी देर से। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, फैक्ट्रीज खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये वाला पढ़ लो। फिर देखा, सिस्टम प्रमोट गुड गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे तो एक प्रॉपर गवर्नेंस चलेगी, मतलब सारा रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा सारा काम। बोलो भाई, क्या ये वर्क कर गया, नहीं कर गया, बताओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में लिख दोगे ना आप, तो फॉर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ हो ही जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट थे, बट क्यों जाते हो नेगेटिव में, पॉजिटिव में रखो। रोल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिखाई दिया। अब बताओ क्या किया ये इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन है, बताना कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशंस, ये रही, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, ये सारे के सारे कौन है, बोलो क्या है ये सब लोग, बोलो बोलो।
इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन तो थी सारी, इनका रोल क्या है बताओ? इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं वही चीज आई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, करेंसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तुमको बोलो उतने पॉइंट बना दो इसके अंदर, आप सोच रहे हो क्या बोलो? ये सब किस में आ जाएगा? रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यही तो रोल थे इनके। भाई टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, दिखाई दे रहा है आपको, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, असिस्टेंट सुपरविजन दिखाई दे रहा है, ये सारी क्या करते थे लोग? सुपरवाइज करते थे, प्रोवाइड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया कि किसी कंट्री की हालत कितनी खराब है, उसके अकॉर्डिंग उनको लोन देना शुरू किया, ठीक है। हैंडलिंग नेगोशिएशन एक्टिविटी, ये तो बहुत कम लिखे हैं, तुम तो दबा के पॉइंट बना सकते हो जितने बना सकते हो। बोलो हो गया? तो मेरी तरफ से आप लोग का जो यूनिट है, यूनिट नंबर कौन सा है बोलो? ये छोटा सा यूनिट था, सबसे छोटी यूनिट थी। श्रीलंका का वो गया ना